सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आप लोगों को एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन से देखने को मिल जाए। इसमें मैं बता देता हूँ कि दो मूवमेंट के बारे में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। एक तीसरा मूवमेंट भी है जिसका नाम क्विट इंडिया मूवमेंट है। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लेकिन ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके बोर्ड में इसी से एक क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर है आपके महात्मा गांधी के ऊपर। इसको हम लोग गांधी एरा के नाम से भी बुला सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को पूरा बताया जाए कि महात्मा गांधी ने कैसे हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए कौन कौन से मूवमेंट करे। तो सबसे पहले गांधी जी हम लोग के लॉयर बने, जाके लंदन से उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद वो इंडिया आए और फिर सऊदी अरब चले गए, वहाँ पे एक केस लड़ने के लिए। फिर उसके बाद उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे उनको हम लोग, उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है, उन्होंने इनको इंडिया वापस बुलाया और वो इंडिया वापस आए। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सबसे सीधा आके मूवमेंट चालू कर दिया। उन्होंने पहले कुछ सत्याग्रह किए, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चंपारण सत्याग्रह में किसानों के साथ अंग्रेज ने क्या करा था कि उनसे बोल दिया था कि वो जो अपनी लैंड है उसमें 320 पार्ट जो है उसमें इंडिगो उगाना है, और इंडिगो जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है और किसान को उससे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता था। तो गांधी जी ने उनके लिए लड़ाई करी और इसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह में उन लोगों ने मिलकर वर्कर के लिए लड़ा। और आप लोगों को इसमें इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है। फिर हम लोगों का मेन आ जाएगा कि गांधी जी के मेथड्स क्या थे। तो गांधी जी के कुछ मेथड थे कि वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, यानी अहिंसा में, यानी मार काट में बिलीव नहीं करते हैं। और दूसरा सत्याग्रह करते हैं। तीसरा आप लोग स्वदेशी मूवमेंट, मतलब कि जो भारत के बनी हुई सामान है उसी को खरीदना, ब्रिटिश गुड्स को बैन कर देना, एक तरीके से बाइकआउट कर देना। मास मूवमेंट में बिलीव रखते हैं, मतलब कि लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग मूवमेंट से चालू करते हैं। सबसे पहला मूवमेंट आपका जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आप डेट याद कर लीजिएगा, ये 1920 में चालू हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपकी एमसीक्यू में भी आ सकती है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चालू हुआ, इसके क्या कॉज क्या थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपको 3 कॉज मैं बताऊंगा। एक खिलाफत मूवमेंट है, एक रॉलेट एक्ट, एक जलियांवाला। ये 3 कॉज आप लोगों को पढ़ने हैं और इसी से आप लोग को आसानी से कर भी लेना है क्वेश्चन। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट बताते हैं क्या होता है। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर अंग्रेज जीत गए, ब्रिटिशर्स जीत गए, तो उन्होंने तुर्की को कैप्चर कर लिया। तुर्की के सुल्तान है जो इनका नाम खलीफ है, जो कि मुस्लिम्स के एक तरीके से बोल सकते हैं मेन जो गुरु होते हैं वो खलीफ होते हैं। तो उन्होंने खलीफ को निकाल के फेंक दिया और इसी वजह से दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम थे वो सब अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो इंडिया में 2 मुस्लिम ब्रदर थे जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन लोगों ने चालू कर दिया खिलाफत मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट था ये बाद में आके हम लोगों के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जाके मिल जाता है। खिलाफत मूवमेंट पे लोग क्या चाहते थे कि खलीफ ये जो है वो वापस आ जाए उनकी पोजीशन पे। बेसिकली आप लोग को इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद लेटर उन लोगों ने जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसी को ज्वाइन कर लिया था। फिर सेकंड चीज़ आती है अपनी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। रॉलेट एक्ट क्या हुआ कि हम ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जीत गए, हम लोगों ने उनको भरपूर सपोर्ट किया कि चलो तुम भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जीत जाओ। इसके बाद हम लोगों ने इनसे बोला कि हम लोगों को अब डोमिनेंट स्टेटस दे दो, पूरी आज़ादी मत दो, डोमिनेंट स्टेटस ही दे दो। तो उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस के बदले में रॉलेट एक्ट दे दिया। रॉलेट एक्ट इन लोगों ने यहाँ पे 1919 को लॉन्च किया था। ये डेट यहाँ पे गलत प्रिंट हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। 1919। तो इस एक्ट में क्या किया कि ये लोग विदाउट किसी कोर्ट में, यानी कोर्ट में मुकदमा आपने सुना होगा चलता है, तो विदाउट एनी कोर्ट कहीं पे भी ना जाए, ये लोग सीधा विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो सकता है। कैमरा ट्रायल, मतलब कि आप लोगों को किसी भी कोर्ट के सामने नहीं ले जाएंगे, वो अपने अंदर मारेंगे कूटेंगे आप लोगों को, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद आप लोग कहीं पे भी इंडिविजुअली तौर पे कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते, कहीं भीड़ नहीं लगा सकते, ऐसे कहीं टहल नहीं सकते। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ हबीज कॉर्पस, मतलब इसका मतलब है कि आप किसी भी जिंदा या मुर्दा बॉडी को वो अपने आप अपने पास रख सकते हैं और इसके लिए वो कोई जवाब भी नहीं देंगे। अभी हम लोगों का एक फंडामेंटल राइट है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिट में आपका हबीज कार्पस दिया गया है। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में। तो हबीज कार्पस का मतलब आप लोग इतना समझ लीजिए, इसका मतलब है टू केप्ट ए बॉडी आइदर इन लिविंग और इन डाई। उसके बाद गांधी जी ने बदले में सत्याग्रह चालू करने की बात कही। उसके बाद जलियांवाला बाग, इसकी आप लोग डेट याद कर लीजिएगा 13 अप्रैल 1919, क्योंकि इससे भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। जलियांवाला बाग में क्या हुआ कि पंजाब के अमृतसर में कुछ 2 लीडर्स थे मेनली, सलाफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो लोगों ने सोचा कि चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन करने के लिए वो लोग जलियांवाला बाग नाम की जगह पे, जो कि अमृतसर में, वहाँ पे इकट्ठा हुए। 13 अप्रैल का दिन था। जलियांवाला बाग में एंट्रेंस करने का सिर्फ एक गेट होता है। वहाँ पे जनरल डायर आ जाते हैं। जनरल डायर अपने सोल्जर्स से बोल के वहाँ पे फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं, और वहाँ पे जब तक फायरिंग होती रहती है जब तक कि लोगों की गोलियाँ नहीं खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या पे लोगों को मार डाला जाता है। उसके बाद ये काफ़ी एक खतरनाक इवेंट होता है पंजाब में, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ भी हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर क्या चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ऐसा तो है नहीं कि बिन किसी वजह के हम लोग कुछ भी करने लगेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव था, सेल्फ गवर्नमेंट चाहता था। उसके बाद ये रॉलेट एक्ट को बंद करवाना चाहता था। पंजाब के में जो गलत हुआ था जलियांवाला बाग में, उसके लिए वो सॉरी चाहता था। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में जो रॉन्ग हुआ, जो खलीफ को निकाला गया, उनको उनकी पोजीशन वापस दे दी जाए। उसके बाद अब इसके कुछ बाइकआउट प्रोग्राम हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके प्रोग्राम क्या थे, मतलब बेसिकली इसमें हम लोग प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। जो प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम इन लोगों ने किया कि बॉयकॉट कर दिया स्कूल को, कॉलेजेस को, कोर्ट को, कि अब कोई बच्चा ना स्कूल जा रहा था, ना कॉलेज जा रहा था, ना कोर्ट में लॉयर जा रहे थे।
उसके बाद बायकॉट कर दिया गया फॉरेन गुड्स को, अंग्रेज़ों का सामान हम लोग अब नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो बड़ी-बड़ी उपाधियाँ थी, टाइटल्स थे, जैसे रवींद्रनाथ टैगोर जी को सर का टाइटल मिला था, उन्होंने ये वापस कर दिया। तो जितने बड़ी-बड़ी टाइटल्स मिले थे, वो सब वापस कर दिए गए। उसके बाद रिज़ाइन कर दिया गया। लोकल बॉडीज़ में मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते थे, उनमें जाने से हम लोग ने मना कर दिया। स्वदेशी प्रोग्राम लाया गया, स्वदेशी प्रोग्राम में गांधी जी ने कुछ चरखा चला के लोगों को सिलना सिखाया और बोला कि हम लोग अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ही सामान लेंगे, कोई भी बाहर से नहीं लेगा। इंडिया के स्कूल कॉलेजेस खोले गए, यूनिटी बिटवीन हिंदू मुस्लिम डेवलप करी गई, जो छोटी जात के लोग थे उनके लिए रिमूवल ऑफ अनटचबिलिटी लाया गया और काफ़ी सारी चीज़ें भी की गई। उसके बाद हम लोग आज चाहते हैं कि ये इवेंट सस्पेंड क्यों हो गया? ऐसा क्या वजह आ गई कि इस इवेंट को बंद करना पड़ा? वरना उस टाइम पे इतना इवेंट पॉपुलर हो गया था कि हम लोग को उसी टाइम पे आज़ादी मिल गई। लेकिन आप लोग को तो मालूम है हम लोग को आज़ादी 1946 में मिली। तो ऐसा क्या वजह आ गई कि हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाई? तो चौरी चौरा कांड हो गया। इसमें क्या हुआ कि एक गोरखपुर नाम की जगह है यूपी में, यहाँ पे कुछ किसान जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी मूवमेंट में, और उनके साथ वहाँ पे लाठीचार्ज कर देते हैं, अंग्रेज़ आके फायरिंग कर देते हैं। तो फायरिंग में काफ़ी किसान मारे जाते हैं। फिर उसके बाद ये किसान क्या करते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में, जिसमें 22 पुलिस वाले अंदर थे, उसको आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं तो 22 पुलिस वाले मर जाते हैं। फिर गांधी जी इस बात से काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। उसके बाद वो फरवरी 12 1922 को ये मूवमेंट बंद कर देते हैं। ये डेट भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? तो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का इम्पैक्ट ये हुआ कि ये एक इतना बड़ा मूवमेंट था, इसमें इतना ज़्यादा क्राउड या मास हम लोगों को देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एकता बढ़ गई। उसके बाद पीपल के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अंग्रेज़ों को भी अब हम लोग हरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ नहीं हार सकते। तो पीपल्स को पता चल गया कि हाँ, अंग्रेज़ भी हार सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी डेवलप हो गई। हिंदू मुस्लिम एक हो गए। उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम कैसे एक हो गए? खिलाफत मूवमेंट भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़ गया ना। खिलाफत मूवमेंट कौन कर रहा था? मुस्लिम कर रहे थे। तो वो साथ में जुड़ गए। और उसके बाद कुछ सोशल रिफॉर्म्स का भी प्रमोशन हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अनटचबिलिटी थी, उसको इस मूवमेंट के द्वारा रिमूव किया गया। मैनी स्कूल और कॉलेजेस खोले गए, कंट्री में बायकॉट किया गया, जो है फॉरेन गुड्स को, काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा मास मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो चालू हुआ था 1920 में, और ये चालू होता है 1930 में, सिर्फ सीधा 10 साल बाद। तो आप लोग ऐसे इस ईयर को याद कर सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब तो आप लोग समझ गए कि अब हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि हम लोग सिविल लॉ नहीं मानेंगे। 2 लॉज़ होते हैं, क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। तो ये नहीं कि किसी का खून कर देंगे, सिविल लॉ नहीं मानेंगे, यानी कि टैक्स नहीं पे करेंगे। तो क्या कॉजेज़ थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कि हम लोग को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाना पड़ा? तो सबसे पहला कॉज़ है साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन नाम के एक ब्रिटिश गवर्नर ने चेयरमैन को चुना, जिसके में 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में। सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे। और इन सातों मेंबर्स में सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई इंडियन नहीं था। तो भाई तुम यहाँ पे ये लोग किस पीछे आ रहे हैं? सबसे पहले बता दूँ कि जो इंडिया में बदलाव करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, इंडिया में जो बदलाव करने हैं, उस पीछे ये लोग आ रहे थे। अब इंडिया में तुम बदलाव करने आ रहे हो, उसमें कोई इंडियन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो इस पीछे लोगों ने इसका बायकॉट करना चालू किया। मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ, उसमें जो उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग हर तरीके से बायकॉट करेंगे, हम लोग साइमन कमीशन को टोटली बायकॉट करेंगे। उसके बाद जगह-जगह पे नारे लगने लगते हैं, साइमन गो बैक। और पंजाब में, जो कि एक लाहौर में, सॉरी, आंदोलन कर रहे होते हैं अपने लाला लाजपत राय, इनकी हत्या कर दी जाती है। मतलब कि लाठी इनको मारते हैं इतनी कि इनकी महीने भर अस्पताल में एडमिट रहने के बाद मर जाते हैं। तो अक्टूबर 30 को 1928 में लाला लाजपत राय को इतनी लाठियाँ मारते हैं लोग कि वो कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि साइमन कमीशन ने क्या-क्या रिकमेंडेशन दिए। वो बता रहे थे कि अब जो प्रोविंशियल के पास मेनली पावर आ जाएगी, और जो गवर्नर होगा वो सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे काम करेगा। उसके बाद एक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल फॉर्म किया जाएगा। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद गवर्नर जनरल को अब बोल दिया गया कि कैबिनेट अपॉइंट किया जाएगा। हाई कोर्ट बनाया जाएगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद अब इसने साइमन का मतलब कि अंग्रेज़ों ने क्या बहाना दिया कि हम लोग ने इसमें क्यों सातों मेंबर्स में एक भी इंडियन नहीं रखा। तो उस टाइम के जो लॉर्ड थे, उन्होंने बोला कि आप लोग के आपसी में लड़ाई होती है, मुस्लिम कांग्रेस से लड़ रही है, तो ऐसे आपस में लड़ाई हो रही है, तो हम लोग कहाँ से आप लोग को रख लेंगे, पहले आप लोग ये लड़ाई सुलझा लीजिए। तो उन्होंने वो फिर नेहरू जी के पापा यानी मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी के पापा मोतीलाल नेहरू ने सारी पार्टियों को बुलाया, पूरे भारत में जितनी पार्टी थी, और वो हेड बने मेन उस मीटिंग के। और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें 5 पॉइंट्स थे। वो 5 पॉइंट क्या थे, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि उसमें लिखा था कि हम लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए। उसके बाद एक वो पार्लियामेंट बनेगी, जिसमें सेनेट हाउस होगा, जिसमें 7 ईयर के लिए 200 मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे, जो कि प्रोविंशियल काउंसिल से इलेक्ट होंगे। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसमें 500 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे 5 साल के लिए। उसके बाद हम लोग जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी देंगे। उसके बाद हम लोग
जो हम लोगों की प्रोविंसेस होंगी यानी नए जो स्टेट होंगे वो लैंग्वेज के आधार पर बनाए जाएँगे। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, इस आधार पे हम लोग नए-नए स्टेट्स बनाएँगे लैंग्वेज के आधार पे। उसके बाद उसमें 19 फंडामेंटल राइट दिए जाएँगे हर एक सिटीज़न को। लेकिन नेहरू रिपोर्ट मानी नहीं जाती, ब्रिटिशर्स नेहरू रिपोर्ट मानते ही नहीं है कभी। उसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने क्या किया लाहौर के सेशन में 1929 में डिक्लेरेशन कर दिया गया पूर्ण स्वराज का। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग आज से आज़ाद हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी 1930 को आज़ादी घोषित कर दी। उस टाइम हुआ नहीं था, हुआ 15 अगस्त को। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, तो उन्होंने उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें बना दिया कि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी को। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कि गांधी जी ने कुछ 11 पॉइंट्स की डिमांड रखी, जो कि अंग्रेज़ ने मानने से मना कर दी अंग्रेज़ों ने। तो फिर गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च में वो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ गए, जो कि एक गुजरात की सीकोट है। कुछ फॉलोवर थे उनके, 78 फॉलोवर के साथ वो कुछ दिन तक ही चले और फिर उसके बाद वो उस जगह पे पहुंचे और उन्होंने नमक बना के कानून तोड़ा और अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। उसके बाद प्रोग्राम में मतलब कि उन लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम किए, तो सबसे पहले तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा, बाइकआउट करी लिकर यानी कि दारू को बाइकआउट किया। उसके बाद उन्होंने बाइकआउट किया फॉरेन क्लोथ्स को, फॉर ब्रिटिश गुड्स को, जितने भी अंग्रेज़ों का सामान था सब बाइकआउट कर दिया। इसके बाद प्रोग्राम्स क्या-क्या हुए, इसमें हम लोग ने मना फॉरेस्ट लॉ, एक मतलब फॉरेस्ट टैक्स लगता था, फॉरेस्ट लॉ उसको मानने से मना कर दिया गया। हम लोग ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया और फिर उसके बाद हम लोग ने सॉल्ट टैक्स नहीं दिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। उसके बाद एक फ्रंटियर गांधी नाम के व्यक्ति आते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में थे, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ़र खान, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, जो पठान थे। उन्होंने भी गांधी जी का काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने एक मिशन निकाला खुदाई खिदमतगार, जिसको रेड सर के नाम से भी जाना जाता है, और इसने भी नॉन वायलेंस करते हुए यानी कि गांधी जी के मेथड से काम करना चालू कर दिया। उसके बाद अब इतना सब कुछ हो गया तो अंग्रेज को अब शांत तो करवाना ही था मैटर, तो उन्होंने बोला कि चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें एक राउंड शेप की टेबल होती है, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया, लेकिन गांधी जी पहली कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और बाकी सारे लीडर्स आए। तो अंग्रेज समझ गए गांधी जी नहीं आएंगे जब तक कि, तब तक तो काम नहीं चलेगा। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें गांधी जी गए नहीं तो कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद गांधी जी से अंग्रेजों ने रिक्वेस्ट किया, सर आ जाइए प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके बाद गांधी रिस्पेक्ट होता है, जिसमें अंग्रेज कुछ उनकी डिमांड्स गांधी जी की मान लेते हैं, कि बोल देते हैं कि हम बड़े बड़े लीडर्स को छोड़ देंगे, हम लोग लिकर बंद कर देंगे, फॉरेन क्लोथ्स को कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे। फिर गांधी जी ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे पार्टीज़ के मेंबर आ गए थे, मतलब कि जितनी भी पार्टीज़ थी, मुस्लिम लीग सभी के मेंबर्स थे। तो उन मेंबर्स ने क्या किया, पॉलिटिकल डेडलॉक बना दिया। मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि उन लोगों ने बोल दिया हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए। अब वो गांधी जी वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, तो गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी जब वापस आ गए तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस चालू किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब वापस चालू किया तो गांधी जी एक बार जेल में थे, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये भी आ सकता है। गांधी जी जब अरेस्ट हो गए थे उसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों को बना लिया सेपरेट इलेक्टोर्स के लिए। तो अंग्रेज़ ने बोल दिया कि अब सबके लिए अलग-अलग सेपरेट इलेक्टोर्स होंगे। तो गांधी जी इस बात से नाराज़ हो गए, उन्होंने बोला कि अब मैं मर ही जाता हूँ, और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी जेल के अंदर। तो फिर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो जेल में आते हैं और उनके और गांधी जी के बीच में फिर एक पैक्ट होता है, जिसमें वो मान जाते हैं कि अब हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो अपनी फ़ोर्स खो देता है। मतलब कि अब जो गांधी जी ने बीच में रोक दिया तो इतना मूवमेंट नहीं बचा उसमें। फिर उसके बाद कांग्रेस को बंद कर देती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले तो बता दें कि इसमें वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि साइमन कमीशन बना रहा था, वो लॉन्च कर दिया जाता है कब 1935 में। आप लोग याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों के बीच में अब एकता आ जाती है, लोग मास मूवमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।